प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने फ्रांस की क्रांति के प्रथम चरण में राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियों के विषय में पढ़ा था। आज हम फ्रांस की क्रांति के दूसरे चरण में नेशनल कन्वेंशन के उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति का दूसरा चरण 20 सितंबर 1792 ईस्वी को राष्ट्रीय अधिवेशन नेशनल कन्वेंशन की स्थापना से आरंभ होता है। कन्वेंशन के सदस्यों की कुल संख्या 782 थी, जिसमें 200 जिरोन दल के, 100 जैकोबिन दल के तथा 482 स्वतंत्र सदस्य थे। जिरोंद नेताओं में ब्रिसो, टॉमस पेन तथा कार्डोसे और जैकोबिन नेताओं में दांते, कार्नो, रॉब्सपियर आदि प्रसिद्ध थे। कन्वेंशन के समक्ष ढेर सारी समस्याएं थी। इस संदर्भ में इतिहासकार हेज का कहना है कि संभवतः इतिहास में कोई अन्य सभा ऐसी गंभीर समस्याओं का समाधान करने हेतु नहीं बुलाई गई थी जैसी कि नेशनल कन्वेंशन के प्रथम अधिवेशन के समय उपस्थित थीं। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थीं: संगठित विदेशी शक्तियों से चल रही युद्ध की स्थिति, शपथ ग्रहण न करने वाले प्रवासियों तथा पादरियों की समस्या, राजा के भाग्य निर्णय संबंधी समस्या, आर्थिक संकट और अस्थिरता तथा नए संविधान की रचना करना। इन परिस्थितियों में भी नेशनल कन्वेंशन ने अनेक कार्य किए और उपलब्धियां हासिल की। नेशनल कन्वेंशन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि इसने अपने 3 वर्ष के सीमित कार्यकाल में न केवल संगठित शक्तियों के विरुद्ध फ्रांस की रक्षा की, वरन आंतरिक विद्रोहों को समाप्त कर फ्रांस को स्थिरता प्रदान की। हेज के अनुसार विश्व की किसी भी संस्था के लिए 1 वर्ष की अल्पावधि में अपने देश को उसकी आंतरिक समस्याओं का अंत कर विश्व की बड़ी शक्तियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर देना निश्चय ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। कन्वेंशन की प्रथम उपलब्धि सैन्य संगठन का आधुनिकीकरण रहा। यह उसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसने कार्नो के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेना को इतना सशक्त तथा आधुनिक बना दिया कि भविष्य में लंबे समय तक फ्रांस की सेनाएं सफलता प्राप्त कर सकीं। सेना को डिवीज़नों में बांटकर पुराने सैनिकों की टुकड़ी के साथ नए सैनिकों को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। सामान्य व्यक्तियों, जॉर्दो, पिशरो एवं फोच आदि को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर उनकी योग्यता से लाभ उठाया गया। भर्ती का आधार योग्यता को बनाया तथा सेनापतियों के समक्ष 2 ही मार्ग रखे: सफलता अथवा गुलोतीन अर्थात मृत्यु। सैन्य संगठन में क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा ही 10 लाख सैनिकों की फौज तैयार कर ली गई। नेशनल कन्वेंशन की दूसरी उपलब्धि आंतरिक विद्रोहों का दमन थी। सैनिक भर्ती के विरोध में किसानों ने पेरिस को अत्यधिक महत्व दिए जाने से अन्य राज्यों ने तथा लुई की मृत्यु पर राजतंत्रवादियों ने, शपथ ग्रहण न करने वाले पादरियों ने विद्रोह कर रखा था, जिससे फ्रांस की आंतरिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी। कन्वेंशन द्वारा बहुत कम समय में आंतरिक व्यवस्था पर काबू पा लिया गया। विद्रोहियों को शीघ्रता से बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। हजारों को गुलोतीन कर दिया गया। क्रांतिकारी न्यायाधिकरण, जन सुरक्षा समिति तथा सामान्य सुरक्षा समिति, इन तीनों विशिष्ट समितियों के माध्यम से शीघ्रता से ही उत्पातियों को दंडित किया गया। आधुनिक अर्थ में राष्ट्रीय भावना का जन्म का श्रेय फ्रांस की क्रांति को दिया जाता है, जिसका विकास कन्वेंशन के काल में ही हुआ। सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त होने से उनमें राष्ट्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत हुआ। संविधान के प्रति शपथ लेने से भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इस समय जिस राष्ट्रीयता का विकास हुआ
उसी के आधार पर आगे चलकर इटली और जर्मनी का भी एकीकरण हुआ। कन्वेंशन के समय पहली बार फ्रांस में सामाजिक समानता के आधार पर वयस्क पुरुष मताधिकार के आधार पर चुनाव संपन्न हुए। सेना में भी कुलीन वर्ग के वर्चस्व को अस्वीकार कर निम्न वर्ग के योग्य लोगों को उच्च स्थान दिए गए। चाहे लोकप्रियता अर्जित करने के लिए ही ये काम क्यों न किए गए हों, पर इतना निश्चित है कि कन्वेंशन में प्रभावशाली जैकोबिन दल ने निम्न वर्ग की भलाई की बात अवश्य की। यद्यपि पहले भी चर्च की संपत्ति को छीनकर पादरियों को वेतनभोगी बना दिया गया था, परंतु अब अधिक सख्ती बरती गई। पादरियों द्वारा शपथ ग्रहण न करने पर उन्हें भी गुलोतीन किया गया। हैवियर द्वारा नास्तिकतावाद की स्थापना से एक ओर जहां चर्च की अलौकिकता धूमिल हुई, वहीं दूसरी ओर धार्मिक जनता में रोष व्याप्त हो गया। रॉबस्पियर द्वारा सद्व्रती के साम्राज्य के सिद्धांत की स्थापना के प्रयास से कुछ समय के लिए चर्च की पुरानी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। कन्वेंशन के द्वारा कानून और शिक्षा का विकास किया गया। शिक्षा और न्यायालय में कानून की भाषा के माध्यम के रूप में फ्रांसीसी भाषा को स्थापित किया गया। कानूनों के अंतर्विरोध को दूर करने के लिए विधि संहिता के निर्माण का कार्य एवं नापतोल में एकरूपता के लिए दशमलव प्रणाली का प्रचलन किया गया। एक नए पंचांग की रचना की गई, जिसका प्रारंभ प्रथम गणतंत्र की घोषणा के दिन 22 सितंबर 1792 से माना गया। यह पंचांग 1806 ईस्वी तक चलता रहा। नेशनल कन्वेंशन ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कागजी मुद्रा आसिया के स्थान पर नए सरकारी बॉन्ड जारी किए, जिन पर 5% ब्याज भी निर्धारित किया गया। मूलधन का 5% वार्षिक भुगतान की व्यवस्था कर देने से सरकार मुख्य धन के तत्काल भुगतान की दुविधापूर्ण स्थिति टालने में सफल हो सकी। करों की नियमित वसूली के यथासंभव प्रयास किए गए। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए गए तथा मजदूरी और वेतन की भी न्यूनतम व अधिकतम सीमाएं निर्धारित कर दी गईं। राजकीय स्तर पर मूल्य निर्धारण का यह प्रथम प्रयास था। नेशनल कन्वेंशन द्वारा एक संविधान भी बनाया गया, जिसमें कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की गईं। पुरुषों को वयस्क मताधिकार हो, द्विसदनीय व्यवस्थापिका हो, उच्च सदन के 250 सदस्य जिनकी आयु 40 वर्ष या इससे अधिक हो, निम्न सदन के सदस्य संख्या 500 हो और आयु 30 वर्ष या इससे अधिक हो। सदनों द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय कार्यकारिणी हो, जिसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का हो। कानूनों का प्रस्तावन निम्न सदन द्वारा रखा जाए और अनुमोदन उच्च सदन द्वारा किया जाए। नेशनल कन्वेंशन की यह सबसे महत्वपूर्ण किंतु अस्थायी उपलब्धि साबित हुई। 5 वर्ष की सीमित अवधि में ही यह विधान समाप्त हो गया। फ्रांस की क्रांति के इस द्वितीय चरण में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। नेशनल कन्वेंशन ने अपनी आंतरिक कठिनाइयों पर काबू पाकर गणतंत्र को कुशलतापूर्वक स्थापित किया। यद्यपि जैकोबियन नेतृत्व में चले आतंक के शासन ने इस गणतंत्र की छवि धूमिल की और इसने कुछ ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया जो बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक अधिनायकवाद के उत्कर्ष का आधार बनी। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन आतंक के अतिवादी एवं आलोच्य संरक्षण में। यह नए फ्रांसीसी गणतंत्र का एक अंतर्विरोध था, जो उसके जन्म के समय ही प्रकट हो गया। इस अंतर्विरोध ने बाद में फ्रांस के लिए अनेक संकट उत्पन्न किए, किंतु राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस में अनेक रचनात्मक कार्य किए, जिन्होंने क्रांति की लहर को आगे बढ़ाया, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, विधि संहिता की एकात्मकता के प्रयास, आर्थिक समाजवाद की नीतियाँ,
नवीन धार्मिक प्रयोग तथा अंत में धर्म और राज्य का पृथक्करण। जैसा कि हेजन ने लिखा है, राष्ट्रीय सम्मेलन के अधीन फ्रांस के प्रथम गणतंत्र ने अपने यशस्वी पुरस्कार तथा सम्मानजनक कीर्तिमान हैं, जिनसे आने वाले समय ने प्रेरणा और निर्देश ग्रहण किए।